साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। एक बार फिर सुन लीजिए, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। आप जानते हैं चिकमंगलूर कर्नाटका में है। हम इस वीडियो में आगे बताएंगे कि ये नारा कहाँ लगा, किसके लिए लगा और किसने लगाया। इस नारे को लगाने का क्या उद्देश्य था, इसका समय क्या था, ये कौन से सन की बात है, ये हम बात अपने वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन साथियों, जब से कर्नाटक का चुनाव परिणाम आया है तब से इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में ये मुद्दा छाया हुआ है। इतना महत्वपूर्ण चुनाव शायद आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा। और आप जानते हैं कि निश्चित रूप से कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहम था। वो ये आशा लगाए बैठी थी कि कर्नाटक के दरवाजे से हम दक्षिण भारत में घुसेंगे, या दक्षिण भारत, क्योंकि कर्नाटक द्वार है दक्षिण भारत का। और उसको ये भी पता था कि चूँकि 2019 में वो 25 सीटें जीत चुकी है, इसलिए कर्नाटक से उसको बहुत आशाएं थी। लेकिन उसकी आशाओं पर तुषारापात हो गया है और आज भारतीय जनता पार्टी एकदम सन्न रह गई है इस चुनाव परिणाम को देखने के बाद। लेकिन और चुनाव परिणाम भी ऐसा दिया है, वो कहा है ना कि जब देता है तो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। चुनाव परिणाम भी ऐसा दिया है कि ऑपरेशन लोटस को भी बेकार कर दिया। जेडीएस जो सोचती थी कि हम किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे, उसको भी बेकार कर दिया। यानी 224 की विधानसभा में कांग्रेस को 136 सीटें, वोट प्रतिशत 42.9%, यानी 43% वोट प्रतिशत। और भारतीय जनता पार्टी 36% वोट और एमएलए 65। जनता दल सेकुलर 19 सीटें जीती। वो सोच रही थी कि हम तो किंग मेकर की भूमिका में होंगे, और वोट प्रतिशत उसका 13.3% वोट। 4 अन्य जीते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कांग्रेस को इस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बम्पर वोट दिया जनता ने और बम्पर सीटें दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी एकदम इस परिणाम के बाद वो ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर क्या किया जाए। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश का जो प्रिंट मीडिया था, इस देश के टेलीविज़न चैनल थे, वो गलत फहमी में रखे हुए थे बहुत दिन से। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, इस देश के टीवी चैनल बराबर भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी, इतनी सीटों से जीतेगी। रोज़ अपना चुनाव परिणाम दिखाते थे, रोज़ नए सिगू पे गढ़ते थे। इसलिए साथियों, अगर आश्चर्य हुआ है तो इस देश के टीवी चैनलों को हुआ है, अन्यथा आम जनमानस जो वहाँ का धरातल पे जो लोग काम कर रहे थे, जो गए वहाँ पर, जिन्होंने जनता की हकीकत को देखा है, जनता के मूड को देखा है, उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। उनको ये पता लग गया था कि यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होने जा रही है और कांग्रेस बहुत बड़ा यहाँ पर कर्नाटक में विजय पताका फहराने जा रही है। तो साथियों, लोग जानना चाहते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने इतना सिस्टेमेटिक, सुनियोजित और संगठित रूप से चुनाव कैसे लड़ा। इसका रणनीतिकार कौन है? कौन है रणनीतिकार? लोग जानना चाहते हैं। तो साथियों, कर्नाटक में रणनीति बनाने का काम जो दिया एक सज्जन को,
वो तेलुगु भाषी हैं और वो दक्षिण के प्रशांत किशोर हैं और उनका नाम है सुनील कोनागुल्लू। सुनील कोनागुल्लू जो तेलुगु भाषी हैं और जब उनको वो राहुल गांधी के दाहिने हाथ माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की रणनीति के आधार पर ये चुनाव लड़ा गया। सारी रणनीति उन्हीं की थी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वो विश्वास पात्र माने जाते हैं। कारण बहुत से हैं, लेकिन एक कारण सुनील कोनागुल्लू की रणनीति भी है। दूसरा जो कारण है कांग्रेस की विराट जीत में, दूसरा जो कारण है कि कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी हैं, 5 गारंटी दी हैं और ये गारंटी कार्ड उन्होंने गांव-गांव, घर-घर भिजवाए हैं। आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां मंच से घोषणा कर देती हैं या घोषणा पत्र में डाल देती हैं। आम जनमानस तक वो घोषणा पत्र नहीं पहुंच पाता है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी कार्डों को घर तक पहुंचाया है कि 5 चीज़ों की हम गारंटी दे रहे हैं और अगर हम ये पूरा न करें तो हमारे कान पकड़िएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि उसके घर पर गारंटी कार्ड टंगा हुआ है उसकी दीवार पे, तो वो पूछेगा एक दिन कि भाई कौन सी चीज़ जो आपने पूरी नहीं की है। तो 5 जो गारंटी कांग्रेस ने दी है वो ये है कि गृह ज्योति योजना ये है कि आपको हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट तक आपका 0 बिल आएगा। ये गारंटी दी है कांग्रेस ने। दूसरा है गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी का मतलब है कि जो महिला उस परिवार को चला रही है, गृह लक्ष्मी हुई, तो उस महिला को 2000 रुपये महीना हम घर चलाने के लिए देंगे। उस महिला को 2000 रुपये घर चलाने के लिए देंगे। और तीसरी गारंटी उन्होंने जो दी है कि महिला सरकारी बस में कर्नाटका में कहीं भी आ जा सकती है, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। यानी बस का जो सफ़र है उसमें महिला को कुछ नहीं देना पड़ेगा। और जो ग्रेजुएट हैं कर्नाटका के, उनको 2000 यानी 3000 रुपया प्रतिमाह, 3000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये चौथी है। और 5वां है कि अन्न भाग्य योजना। अन्न भाग्य योजना ये है कि आपको घर के प्रत्येक मेंबर को यानी 10 किलो चावल हम देंगे, गारंटी के साथ देंगे। ये गारंटी कार्ड है। तो जब कांग्रेस ने ये 5 गारंटी कार्ड की घोषणा की, गारंटियों की घोषणा की और घर घर गारंटी कार्ड पहुंचाए गए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। ये जो आप जिस तरीके से आप सरकारी धन को लुटा रहे हैं और ये रेवड़ी बांट रहे हैं आप जो आम जनमानस को, ये गलत है, ये रेवड़ी है, ये रेवड़ी कल्चर है। तो कांग्रेस ने कहा कि अडानी अंबानी यानी यहाँ के जो धन कुबेर हैं, धन्ना सेठ हैं, उनका करोड़ों रुपए का कर्ज जो सरकार माफ़ कर देती है। तो क्या गरीबों को हम जो है ये दाल चावल भी नहीं दे सकते, छोटी मोटी चीज़ें भी नहीं दे सकते? उनका भी इस देश की धन संपदा में हक है, धन धरती में, शिक्षा सम्मान में उनका भी हक है। इसलिए हम उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। ये रेवड़ी कल्चर नहीं है, ये लोगों को आगे बढ़ाने का एक साधन है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि, और जो तीसरी बात, ये तो गारंटी हो गई। जो अध्यक्ष थे MB पाटिल, उन्होंने ये कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। यानी पुरानी पेंशन स्कीम जिसके लिए कर्मचारी पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, हम उस स्कीम को लागू करेंगे। और चौथा उन्होंने कहा कि भाई PFI और बजरंग दल पर, PFI और बजरंग दल पे हम जो है
बैन लगाएंगे, इनको प्रतिबंधित करेंगे। और पांचवा कहा कि 40% कमीशन की जो सरकार है ये कर्नाटक में है, इस भ्रष्टाचार को हम जो बंद करेंगे। तो सवाल ये कि ये जो 40% की बात जो कांग्रेस ने कही, जगह जगह अपने चुनाव प्रचार में कही, उससे लोगों को ये विश्वास हो गया कि भाई ये बोम्बई सरकार जो है वास्तव में भ्रष्ट है और बिना कमीशन लिए कोई काम नहीं करती। जहाँ तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मामला है वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम को कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में लागू कर चुकी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का अपर हैंड है और लोगों को विश्वास भी है, कर्मचारियों को विश्वास है कि कांग्रेस ने अगर घोषणा की है तो कर्नाटका में निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा अपना पूरा करेगी। तो साथियों, हम अभी चर्चा कर रहे थे आपको कि कांग्रेस कर्नाटक में कैसे जीती, कौन कौन से वादे कांग्रेस ने किए हैं जो जन कल्याणकारी हैं, जनता के हित में हैं, जनता को अट्रैक्ट करते हैं, जनता को आकर्षित करते हैं, जनता की मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए हैं। वो जो है जनता ये चाहती थी कि कोई आकर के ऐसी बात हमसे करे, हमारे दर्द पर मरहम लगाए। तो साथियों, राहुल गांधी ने जब दक्षिण भारत से यानी कन्याकुमारी से जब ये यात्रा शुरू की, अपनी भारत जोड़ो यात्रा, तो लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया कि भाई दक्षिण से क्यों यात्रा कर रहे हैं, लेकिन की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और 19 दिन उन्होंने कर्नाटक में बिताए। 19 दिन कर्नाटक में बिताए। तब भी लोगों को आश्चर्य हुआ कि कर्नाटक में इतना समय क्यों दे रहे हैं। और अभी कोलार में राहुल गांधी ने एक चुनाव सभा में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा, यानी राहुल गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की SC ST OBC के लिए। क्या घोषणाएं की? उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े, भारत सरकार से मांग की कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, ये मांग की। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है। दूसरा राहुल गांधी ने मांग की है, राहुल गांधी ने कहा कि भाई जितनी आबादी उतना हक। ये वही नारा है, अगर आप याद करेंगे, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी जितनी आबादी उतना हक। ये बहुत बड़ा बयान है। यानी SC ST OBC की जातिगत जनगणना, OBC की जनगणना करा ली जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसको अधिकार दे दिया जाए, उसको उसका हक दे दिया जाए। और तीसरी ये घोषणा की कि भाई 50% की सीमा को हटा दीजिए। अब सामाजिक न्याय का जो फलसफा है उसको विस्तार दिया जाए, सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको हटाया जाए। यानी SC ST OBC के लिए अब 50% की सीमा को हटाकर इनके रिजर्वेशन को और अब इनकी जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाए। और कहा कि न्यायपालिका में आज तक किसी ने ये बात नहीं कही, न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी तो एकदम विरुद्ध है न्यायपालिका में आरक्षण देने की। भारतीय जनता पार्टी तो रिजर्वेशन के भी विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के भी विरुद्ध है। बराबर मांग हो रही है। वायदा भी किया था 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। लेकिन आज राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसकी भाई ये जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं इनको सार्वजनिक किया जाए। इसका मतलब यह है कि अगर कांग्रेस अगर केंद्र में मान लो वायदे में आती है तो वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है और वो जनगणना करा सकती है। और कहा तो न्यायपालिका में SC ST OBC को आरक्षण दिया जाए, जिसकी मांग लंबे अरसे से होती आ रही है।
और उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए, राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी के लिए हम अलग मंत्रालय बनाएंगे। और छठा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी SC ST OBC को हम आरक्षण देंगे। तो इस प्रकार ये जो 6 बातें कहीं राहुल गांधी ने, ये यूँ ही नहीं कहती, इसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन जो रायपुर में हुआ था उसमें तैयार हुई थी। उदयपुर के शिविर में, जो कांग्रेस का उदयपुर शिविर था, उसमें तैयार हुई थी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये घोषणाएं और जो अभी हमने बताई थी 5 गारंटी की योजनाएं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सारे के सारे मिलकर के जनता के अंदर एक ये भाव पैदा हुआ कि कांग्रेस निश्चित रूप से जनता की आवाज़ को सुन रही है। तो साथियों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में धर्म का कार्ड खेलती है, यानी धार्मिक ध्रुवीकरण। तो धार्मिक ध्रुवीकरण का जो कार्ड खेलती है कि वो चाहती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के द्वारा धर्म के आधार पर जातियों का ध्रुवीकरण हो जाए, यानी हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कहा, कांग्रेस ने कहा कि भाई हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो प्रधानमंत्री ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से ये घोषणा चुनाव के अंतिम चरण में की थी और प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को लेकर, बजरंग बली के मुद्दे को लेकर तमाम रोड शो किए, तमाम मीटिंगें की, तमाम रैली की, लेकिन साथियों तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसका जो फ़ायदा मिलना था कोई फ़ायदा नहीं मिला। हालांकि बंगलौर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन रैली की। एक बात हम आपको यहाँ बताते चलें कि जो कर्नाटक में चुनाव हुए हैं ये 1 to 1 चुनाव है, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध एक प्रत्याशी विपक्ष का, यानी कांग्रेस, या तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है या JDS लड़ रही है, यानी एक प्रत्याशी 1 to 1। तो साथियों 1 to 1 जो प्रत्याशी अगर लड़ रहे हैं, अगर 2024 में ऐसा हो गया, 2024 में ऐसा हो गया तब क्या होगा? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर चिंता की लकीरें प्रकट हो रही हैं। आप जानते हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। कर्नाटक उसका प्रवेश द्वार है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें, तमिलनाडु में 39, केरल में 20, तेलंगाना 17 और आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। कुल मिलाकर के ये 129 सीटें हैं। आप जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से 25 सीटें मिली थी और 4 सीटें तेलंगाना से मिली थी और 1 सीट तमिलनाडु से मिली थी, यानी 25 और 4 29 और 31, 129 सीटों में से 30 सीटें मिली थी उस समय। लेकिन अब जो ये कर्नाटक में जब कांग्रेस जीती है या कांग्रेस का अपर हैंड हुआ है, कांग्रेस ने अपना रुतबा कायम किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की जो ये 25 सीटें थीं ये फंस गई हैं। अब जो ये 25 सीटें कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी आ गई थी 2019 में, अब 2024 में क्या होगा? क्योंकि अब तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, 2019 में तो बीजेपी की सरकार थी। तो कुल मिलाकर के दक्षिण के राज्यों में, यानी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के जरिए दक्षिण के राज्यों में जो घुसपैठ अपनी पैठ बनाना चाहती थी, कर्नाटक ने उस जगह पे ताला बंद कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में कैसे घुसेगी, कहाँ घुसेगी, क्या करेगी,
अब उसको कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि 129 सीटें, 129 सीटों का बहुत बड़ा जो वॉल्यूम है, ये भारतीय जनता पार्टी के चिंता का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो अब हम इस मुद्दे पर आते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है साथियों, आप जानते हैं कि 1977 में, ये तो हम लोगों के समय की बात है, 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। चारों तरफ अंधेरा था, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था और विपक्षी दलों के हमले इंदिरा गांधी के ऊपर हो रहे थे। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था इंदिरा गांधी को, आखिर किया क्या जाए, कौन सा रास्ता निकाला जाए। उनका पॉलिटिकल कैरियर एकदम खत्म होने के कगार पे था। तमाम झंझावातों में उनकी नाव जो बीच मझधार में डूबी जा रही थी, कोई पुरसा हल नहीं था। ऐसा लगता था कि पूरा देश उनके खिलाफ हो गया है, पूरा देश बच्चा बच्चा उनके खिलाफ हो गया है। ऐसा माहौल बन गया था 1977 में आफ्टर इमरजेंसी। लेकिन साथियों, उसके बाद 1980 में चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी, पहले चुनाव हार गई थी, 1980 में इंदिरा गांधी, चिकमंगलूर चुनाव क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और वहाँ पर नारा लगा, यानी कांग्रेसियों ने नारा लगाया कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। और ये पूरे देश में, उत्तर भारत तक ये नारा पहुंचा। यानी कर्नाटका यहाँ से कितनी दूर है, बंगलोर यहाँ से, वहाँ से ये नारा चल करके उत्तर भारत में आया और उत्तर भारत के घर घर में ये नारा छा गया कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। और इंदिरा गांधी बहुत भारी मतों से वहाँ से चिकमंगलूर से जीत करके आई और फिर इंदिरा गांधी का पुनर्वास हुआ, राजनीति में पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद वो फिर प्रधानमंत्री बनी। तो इस तरीके से आज क्या है, हमने ये आपको संदर्भ क्यों दिया, आज भी यानी इस तरीके से कर्नाटक ने कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को संजीवनी देने का काम किया। हमने ये बात आपको यहाँ पर क्यों कही है, इसलिए कही है कि आज भी वही इतिहास हमारे सामने है। राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, उनका जो घर अलॉट था वो भी जा चुका है। एक तरीके से राहुल गांधी सड़क पे है और ये जनता, कर्नाटक की जनता देख रही है। उनके मन में भी शायद ये ख्याल आया हो कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, ये हो सकता है, ये ख्याल आया हो, हमारा ऐसा अनुमान है। और कर्नाटक की जनता ने, यानी राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो 19 दिन कर्नाटक में बिताए थे और कर्नाटक राहुल गांधी को रजनीकांत मानता है, रजनीकांत कहता है, असीम प्रेम करता। तो राहुल गांधी आज कांग्रेस को संजीवनी देने का काम, कांग्रेस का पुनरुत्थान करने का काम जो किया है वो कर्नाटक ने किया है। और साधारण तरीके से उसने नहीं किया, आधे अधूरे मन से नहीं किया, उसने बाकायदे 136 सीटें दी कि तुमको कोई छू न सके, तुमको कोई पकड़ न सके, तुम्हारी तरफ कोई देख न सके। इतनी ताकत कर्नाटक ने कांग्रेस को दी है कि 136 सीटें कांग्रेस को देकर एकदम वो मजबूती प्रदान कर दी है। अब कांग्रेस के हाथ में है कि वो आगे क्या कदम बढ़ाती है। तो साथियों, कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 बुरी खबरें हैं, 3 बुरी खबरें। पहली खबर क्या है? पहली खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट था, लिंगायत समुदाय, अब चुनाव परिणाम पर दृष्टिपात करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें
लिंगायत समुदाय से ही जीती हैं। यानी लिंगायत समुदाय के सबसे ज़्यादा विधायक जीत करके विधानसभा में पहुँचे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी का लिंगायत समुदाय परंपरागत वोट बैंक नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि जेडीएस जिनका बेस वोट था बोकालिंगा, लेकिन बोकालिंगा का अब भरपूर समर्थन किसको मिला है? कांग्रेस को मिला है। तभी तो जेडीएस की इतनी कम सीटें आई हैं। तो बोकालिंगाय समुदाय भी कांग्रेस के पाले में आ गया है। तीसरा जो SC/ST है, SC/ST के यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के काफ़ी संख्या में विधायक जीत करके पहुंचे हैं कांग्रेस की ओर से। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लिंगायत, बोकालिंगा और SC/ST ये जो तीनों समुदाय हैं ये कांग्रेस के परचम के नीचे आ गए, कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं। तो अब जब इन कांग्रेस के पास वो पहुंच गए ये समुदाय जो है, तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि नाकों चने चबाने पड़े। बहुत बड़ा सिरदर्द है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब तीनों समुदाय, उसका जो बेस वोट था भारतीय जनता पार्टी का, जेडीएस का, वो बेस वोट ही जब कांग्रेस में चला गया तो आगे तो फिर बात ही खत्म है। लेकिन उससे पहले देखने वाली बात ये भी होगी कि राजस्थान यानी 2023 के एंड में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किस तरीके का रंग दिखाती है, किस तरीके से जनता के बीच अपना मैसेज देती है, किस तरीके से कर्नाटक में अपनी नीतियां लागू करके जनता को बताती है इन राज्यों में जाकर के कि भाई ये हमने कर दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम के विषय में कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू कर दी, अब देखिए छठा राज्य अब कर्नाटक बन गया है। तो इस तरीके से ये जो तीनों राज्यों में जो यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य अब आगे चल के ये बताएंगे आम जनमानस को कि कांग्रेस इन राज्यों में कैसा परफॉर्म करती है, कैसा रंग दिखाती है और किस तरीके से जनता के मन की बात करती है, जनता को किस तरीके से आकर्षित करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।